गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने क्लास थर्ड का जो थर्ड ईयर है इसका थर्ड चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे, दैट इज़ रिलेटेड टू रिमोट सेंसिंग। बच्चों, रिमोट सेंसिंग की बहुत सी बातें हमने जो अपने चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, उसमें देखी। कुछ बातें उसमें से रिपीट हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, समझने में बहुत ही सरल है। बहुत सारे वैज्ञानिक पक्ष हैं इसको समझने के। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपनी टेक्स्ट बुक से इस चैप्टर को पढ़ा होगा, आपने पीपीटी की मदद से इसको पढ़ा होगा जो मैंने आपको छुट्टियों में उपलब्ध कराई थी। आज इस रिवीजन क्लास की मदद से हम देखेंगे कि ये रिमोट सेंसिंग होता क्या है। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि धरती पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूरज। रिमोट सेंसिंग के लिए सूरज की ऊष्मा, सूरज की ऊर्जा, सूरज का प्रकाश बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे सौर परिवार की जो सौर मंडल है, आप जानते हैं कि 8 ग्रह हैं जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूरज से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और यही ऊर्जा हमारे ग्रहों की बहुत सारी प्रक्रियाओं को चलाने में मदद करती है। आप जानते हैं धरती पर चलने वाली हवा, धरती पर बहने वाला जल, सभी सूर्य की ऊष्मा के कारण, सूर्य की ऊर्जा के कारण ही चलता है। तो प्रश्न ये उठता है कि सुदूर संवेदन होता क्या है। बच्चों, हम हमेशा से अपने वातावरण के बारे में, अपने आसपास के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के जिज्ञासु रहे हैं और इस जिज्ञासुपन के परिणाम स्वरूप आदमी रोज़ नए तरीके खोजता है जिससे वो अपने इस पर्यावरण के बारे में, अपने आसपास के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं एकत्रित कर सके। प्रारंभिक तौर पे जब आदमी के पास वैज्ञानिक सोच नहीं थी तो वो दूसरों से पूछ के अड़ोस पड़ोस की जानकारी प्राप्त करता था। जैसे जैसे उसकी वैज्ञानिक बुद्धि विकसित होती गई, उसने नई नई तकनीकें खोजी, सर्वे के माध्यम से उसने सूचनाएं एकत्रित की। बाद में अब वो रिमोट सेंसिंग की मदद से सूचनाएं प्राप्त करता है, जिसमें सूचनाएं किसी भी पदार्थ को दूर से देखकर, विदाउट उसको फिजिकल टच करे, उससे बहुत सारी सूचनाएं एकत्रित की जा सकती हैं, प्राप्त की जा सकती हैं। बच्चों, सुदूर संवेदन की तकनीक जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है, इसका विकास 1960 के दशक में होने लगा। सुदूर संवेदन एक साधारण परंतु वैज्ञानिक पद्धति है जो हम अपनी आँखों, कान, नाक से रोज करते हैं और इनके माध्यम से हम किसी भी वस्तु की जानकारी प्राप्त करते हैं। सूर्य प्रकाश और सूर्य ऊर्जा सभी प्राप्त करते हैं। हमारी धरती पे जो भी चीज़ है सूरज की रोशनी में आती है और उससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा लेती है और बाद में उसी को वापस छोड़ती है। हम अपने इस सुदूर संवेदन के सेक्शन में देखेंगे कि सुदूर संवेदन कैसे किया जाता है। तो इसमें एक सबसे सिंपल प्रिंसिपल होता है फिजिक्स का कि हमें कोई चीज़ दिखाई कैसे देती है, हमें उसका रंग कैसे दिखाई देता है। तो आप जानते हैं कि सूरज से आने वाली जो रोशनी होती है वो 7 रंगों से बनी होती है और ये 7 रंग जब एक साथ मिलते हैं तो इनसे सफ़ेद रंग बनता है। लेकिन ये जो रोशनी है सफ़ेद जो दिखाई देती है, ये 7 रंगों का मिश्रण है। इसमें 7 अलग अलग तरह के रंग दिखाई देते हैं और हमें कोई भी वस्तु लाल या सफ़ेद इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वो उसी रंग का प्रकाश को छोड़ देती है, बाकी 6 रंग वो अवशोषित कर लेती है। कोई भी पदार्थ हमें उसी रंग का दिखाई देता है जिस रंग का प्रकाश वो परावर्तित करता है। लाल रंग दिखाई देने वाली वस्तु लाल रंग की जो वेवलेंथ है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। तो सुदूर संवेदन बच्चों क्या होता है? सुदूर संवेदन एक ऐसा विज्ञान है जो पृथ्वी के किसी स्थान, वस्तु या घटना के संबंध में दूर अंतरिक्ष में स्थित उपग्रहों में लगे संवेदकों की मदद से जानकारी एकत्रित करके उसे वापस धरती पर दे देता है। दूसरे शब्दों में, बिना छुए, बिना संपर्क करे यदि हम किसी वस्तु की, चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो वो सुदूर संवेदन होता है। Remote sensing is the science and art of obtaining information about an object, area or any phenomena through the analysis of data acquired by a device that is not in contact with object, area or phenomena under investigation। तो जाहिर सी बात है, वही बात कही गई है कि यदि हम किसी वस्तु के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं, यदि उसे बिना छुए हम ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसे हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं। इस प्रकार सुदूर संवेदन में दूरी
से ही किसी वस्तु की तापीय यानी थर्मल और उसकी रेडिएशनल कैरेक्टरिस्टिक से हम सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। आप देखें कोई भी वस्तु हमें क्यों दिखाई देती है, क्योंकि उसमें सूरज का प्रकाश पड़ता है और वो एक खास तरह की लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट करने के कारण जिस रंग की वो लाइट रिफ्लेक्ट करती है उसी रंग की वो हमें दिखाई देती है। पेड़ पौधे हरे रंग के रिफ्लेक्ट करते हैं इसलिए वो हरे दिखते हैं। बर्फ़ सफ़ेद दिखती है क्योंकि वो सारी लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। कोई चीज़ काली इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वो कोई भी कलर रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होती है। तो अगर हम प्रोसेस के रूप में देखें तो रिमोट सेंसिंग इज़ अ साइंस ऑफ एक्वायरिंग, processing and interpreting image and related data that are obtained from ground-based, air-based or space-borne instruments that record the interaction between matter and the electromagnetic radiation। तो यहाँ एक नई चीज़ उभर के सामने आई कि हमें ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। बच्चों, रेडिएशन ऊर्जा के ट्रांसफ़र का एक ऐसा तरीका है जिसमें ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है बिना किसी माध्यम के भी। माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसी ऊर्जा को ट्रांसफ़र करने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या रेडिएशन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है इसको आगे देखेंगे। पहले एक बार प्रोसेस को समझते हैं। जो रिमोट सेंसिंग है वो प्रोसेस किस तरह होता है। तो देखिए, रिमोट सेंसिंग की जो प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस है, वो काफ़ी सारी प्रक्रियाएं हैं। उसमें सबसे पहले है डेटा एक्विजिशन और उसके बाद है डेटा एनालिसिस। दो मुख्य चरण होते हैं। डेटा एक्विजिशन में ऊर्जा का सोर्स है सन, हमें ऊर्जा देता है। प्रोपोगेशन थ्रू एटमॉस्फेयर, वो ऊर्जा वायुमंडल के माध्यम से हमारी धरती पर आती है। अर्थ सरफेस फीचर्स उससे इंटरेक्ट करते हैं और बाद में जब वो दिन में गर्म होते हैं तो रात को उनकी ऊर्जा को वापस छोड़ते हैं। तो रीट्रांसमिशन थ्रू एटमॉस्फेयर एंड देन सेंसिंग सिस्टम। बाद में वो जो ऊर्जा वापस छोड़ी जा रही है वो हमारे सेंसर्स ले लेते हैं। इसके बाद का काम है इसको इंटरप्रिटेशन करने का, डेटा एनालिसिस का। तो डेटा प्रोडक्ट तैयार होते हैं जो हमारी सैटेलाइट इमेजरीज होती हैं उनको लोगों में बांटा जाता है। जो रिसर्चर्स होते हैं वो उनको लेते हैं और उनके इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस का काम करते हैं, जिससे इंफॉर्मेशन निकाली जाती है और बाद में यही यूज़र्स के बीच में डिस्पर्स की जाती है। तो ये वही प्रोसेस एक डायग्राम के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। कोशिश आपको ये करनी है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में इस डायग्राम को बनाया जाए, लेवल्स लिखे जाएँ, नाम लिखे जाएँ। तो डेटा एक्विजिशन और डेटा एनालिसिस का ये पूरा प्रक्रिया है। अब आता है बच्चों कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। बच्चों, हम जानते हैं कि धरती पर सूरज से मिलने वाली जो ऊर्जा है वो ऊर्जा का सबसे बड़ा साधन है। ये जो ऊर्जा है विभिन्न वेवलेंथ्स में मिलती है, विभिन्न तरंगों में मिलती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक ऐसा स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम होता है एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे किसी भी लाइट को हम वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। तो ये कहते हैं कि ये एक ऐसा स्पेक्ट्रम होता है जिसके अंतर्गत कॉस्मिक किरणों से लेकर रेडियो तरंगों के सभी तरंग और उनकी लंबाई के आधार पर वर्णित होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। तो स्पेक्ट्रम एक ऐसी रेनबो होता है जिस पे विभिन्न प्रकाश को उनकी वेवलेंथ के आधार पर लगा दिया जाता है। यदि सूर्य के प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से निकाला जाए तो सफ़ेद रंग की जो लाइट है वो 7 रंगों में बिखर जाती है और ये 7 रंग जो हैं एक क्रम में लगे होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अनुसार होते हैं। इनका आधार क्या होता है? इनका आधार होता है इनकी वेवलेंथ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में को गामा प्रदेश भी होता है, उसमें एक्सरे रीजन भी होता है, उसमें परावैंगनिक रीजन भी होता है, उसमें विजिबल रीजन भी होता है, उसमें इंफ्रारेड रीजन भी होता है, उसमें माइक्रोवेव रीजन भी होता है और उसमें रेडियो वेव रीजन भी होता है। यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वेवलेंथ की जो एनर्जी है उसको स्टोर किया जाता है और ये एक क्रम में लगे होते हैं। तो ये आपके सामने जो स्लाइड है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिखाया गया है और पीछे जो हमने रीजन्स की बात की वो इस पे रीजन है। आप देखिए 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर के बीच में विजिबल रेंज है जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये वाला विजिबल स्पेक्ट्रम है। अगर आप इसकी वेवलेंथ देखें तो 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर इसकी रेंज है। हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इससे भी बड़ा है। एक तरफ रेडियो वेव है, दूसरी तरफ कॉस्मिक वेव्स हैं।
रेडियो वेव्स सबसे बड़ी वेवलेंथ वाली एनर्जी हैं और नीचे कॉस्मिक रेज सबसे छोटी वेवलेंथ वाली एनर्जी हैं। हमारी आंखें ना तो बड़ी और ना छोटी देख पाती हैं, बल्कि हमारी आंखों की जो रेंज है उसको विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं, 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर तक। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक रीजन होता है जिसको गामा रे रीजन कहते हैं, दूसरे को एक्सरे रीजन कहते हैं, इसी तरह अल्ट्रावायलेट रीजन, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड रीजन, माइक्रोवेव रीजन एंड रेडियो वेव रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आती है, जो सन से जो एनर्जी आती है बच्चों, उसमें दो फील्ड होती हैं, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। इसकी खास बात ये होती है कि जिस तरह आवाज़ को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये वैक्यूम से भी एक जगह से दूसरी जगह प्रसारित हो जाता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में को समझने, इसको पढ़ने में बहुत सारी चीज़ें इन बिटवीन आपको समझनी चाहिए। जैसे एक चीज़ होती है वेवलेंथ, हम कई बार कहते हैं स्मॉल वेवलेंथ, कई को कहते हैं लॉन्ग वेवलेंथ। तो आपके सामने डायग्राम में दिखाया है, जब दो कंसेक्यूटिव ट्रफ या दो कंसेक्यूटिव जो वेव के क्रेस्ट हैं उनके डिस्टेंस को यदि नापें तो वेवलेंथ कहलाता है। इसी तरह वेव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, विद्युत चुंबक में एक निश्चित अवधि में कितने तरंग शीर्ष निकलते हैं, बनते हैं, उनको हम वेव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसी तरह वेव वेलोसिटी होता है, कोई तरंग प्रति सेकंड में जितनी दूरी तय करती है वो उसको वेव वेलोसिटी कहते हैं। तो ये आपके सामने ट्रफ दिखा रखें, क्रेस्ट दिखा रखें। यदि दो कंसेक्यूटिव ट्रफ या दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट की दूरी नापें तो वेवलेंथ कहलाती है, और इसी को नापने के आधार पे यदि ये पास पास हो तो स्मॉल वेवलेंथ, यदि ये दूर दूर हो तो लॉन्ग वेवलेंथ कहलाता है। एक रिलेटिव टर्म है, स्मॉल से भी स्मॉलर हो सकती हैं और लॉन्ग से भी लॉन्गर हो सकती हैं। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बच्चों धरती के अंदर आता है, सूरज से निकलता है, धरती के एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करता है और बाद में धरती तक पहुंचता है, ये सफ़ेद रंग का होता है और इसमें 7 लाइटों का मिक्सचर होता है। तो ये हम सभी जानते हैं, और कोई भी पदार्थ सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है एक को छोड़ के, जिसके कारण वो उस रंग का दिखाई देता है। विकिरण की वायुमंडल की अंतर्क्रिया के कारण ही सुबह और शाम के समय आकाश लाल दिखाई देता है। आप सभी यदि शाम के समय देखें या सुबह जल्दी देखें, जब सूरज पूरा नहीं उगा होता है तो लाल रंग की लालिमा दिखाई देती है, वो इसी कारण होती है। ब्लूनेस हमारे आकाश का दिखाई देता है या रेडिशनेस दिखाई देता है, वो इसी कारण दिखाई देता है। अब बच्चों क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें प्राप्त होता है वो हर चीज़ के साथ अलग तरह से इंटरेक्ट करता है, और हर चीज़ का एक अपना डिजिटल सिग्नेचर होता है, जिसको स्पेक्ट्रल सिग्नेचर भी कहते हैं। आप देखिए, जो रोशनी आती है वो हर पदार्थ के साथ अलग अलग तरह से रिएक्ट करती है, और उसको हम इस रिफ्लेक्टेंस इंडेक्स के माध्यम से दिखाते हैं। आप देखिए, यदि कोई रोशनी आती है विजिबल रेंज में, तो लफा में यदि वो विजिबल रेंज 0.4 से लेकर 0.7 तक होती है तो वो कम दिखाई देती है, उसका इंटरेक्शन दूसरों के साथ ज़्यादा होता है। लेकिन यदि हमें इसको स्टडी करना हो तो इसको 0.7 से लेकर 0.15 तक की जो नियर इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ है उसमें हम स्टडी करें तो ये साफ़ आता है, स्पष्ट आता है, हम इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। उसी तरह हर ऑब्जेक्ट की आप देखिए, क्लियर वाटर की या मैपल ट्री की या लोमी सॉइल की अलग अलग तरह के रिफ्लेक्टेंस है, और इसको पढ़ने में हम इस डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग करते हैं, और यही डिजिटल सिग्नेचर जो है हमारी एरियल फोटोग्राफी और जो रिमोट सेंसिंग है उसका आधार है। अब यहीं पर एक कंसेप्ट आता है एटमॉस्फेरिक विंडो का। बच्चों, हम जानते हैं कि जो सूरज की किरणें आती हैं, जो ऊर्जा आती है, वो हमारे वायुमंडल में मौजूद विभिन्न तत्वों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर वेपर या और गैसों से, ओजोन जिसमें शामिल है, वो रिएक्ट करती है। कई बार हम जब किसी चीज़ को किसी इमेज को स्टडी करते हैं तो हमें उसमें हेजीनेस दिखाई देता है, वो साफ़ नहीं होती। तो हम एक ऐसी चीज़ का कंसेप्ट का प्रयोग करते हैं जिसको हम एटमॉस्फेरिक विंडो कहते हैं। ये एटमॉस्फेरिक विंडो 8 से 13 माइक्रोमीटर के बीच तक का होता है, जहाँ पर वायुमंडल में
कुछ खास वेवलेंथ की जो एनर्जी है वो कम रिसीव की जाती है, और ये साफ़ सुथरा होता है। यहाँ जो फोटोग्राफी की जाती है, जहाँ जो इमेजरीज ली जाती हैं वो साफ़ सुथरी होती हैं, पढ़ने में आसानी होती है, उनका इंटरप्रिटेशन आसानी से हो जाता है। इसीलिए इस रिसर्च की जो जगह है यहाँ पे हमारी इमेजेस ज़्यादा ली जाती हैं, साफ़ सुथरी आती हैं। इनको हम एटमॉस्फेरिक विंडो कहते हैं। अब देखिए, यदि हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सुदूर संवेदन के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की बात करें, पूरा हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। पहला आता है ऑप्टिकल वेवलेंथ, जिसको हम 0.3 to 0.16 माइक्रोमीटर का प्रदेश कहते हैं। इसके अंतर्गत विजिबल रीजन आ गया, इंफ्रारेड रीजन आ गया, जहाँ हम फोटोग्राफी करते हैं। संवेदक, वायु कैमरा, थर्मल सेंसर और मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर्स का हम प्रयोग करते हैं। वहीं एक होता है जो आज काफ़ी प्रचलन में आ रहा है, माइक्रोवेव रीजन। 1 मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर तक की जो वेवलेंथ होती है उसको माइक्रोमीटर कहते हैं। और ये माइक्रोवेव रीजन जो है, रडार्स के माध्यम से हम इसे अपनी जो रिमोट सेंसिंग है वो करते हैं। अब रिमोट सेंसिंग के सेंसर्स के आधार पे 2 प्रकार की होती है। पहले होते हैं एक्टिव रिमोट सेंसिंग और दूसरा होता है पैसिव रिमोट सेंसिंग। एक्टिव रिमोट सेंसिंग में जो ऊर्जा है जो वापस रिफ्लेक्ट होकर आती है वो खुद छोड़ी जाती है संवेदक द्वारा और वो उसी को प्राप्त करता है, जबकि पैसिव में ऊर्जा का साधन कोई और होता है, सिर्फ सेंसर्स एनर्जी को रिसीव करते हैं, वो एनर्जी छोड़ते नहीं हैं। तो इस तरह जब एनर्जी खुद छोड़ी जाए और खुद रिसीव की जाए तो उसे एक्टिव सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग कहते हैं। और वहीं जब सिर्फ ऊर्जा को प्राप्त किया जाए, ऊर्जा छोड़ी किसी और माध्यम द्वारा जाती है, किसी और तत्व द्वारा जाती है, जैसे सूरज के द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा यदि सैटेलाइट्स रिसीव करें, सिर्फ वो रिसीव करें, वो एनर्जी छोड़ती नहीं है, तो ऐसी रिमोट सेंसिंग जो है पैसिव रिमोट सेंसिंग कहलाती है। अब रिमोट सेंसिंग में जो हमारी चीज़ है उसकी आइडेंटिफिकेशन में कुछ खास तरह के रिजोल्यूशंस होते हैं, जिनसे ये चीज़ों का हम पता लगा पाते हैं कि वो चीज़ कितनी दूर है, कितनी अच्छी हम इमेजरीज ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले होता है स्पेशियल रिजोल्यूशन। 4 तरह के रिजोल्यूशन होते हैं: स्पेशियल रिजोल्यूशन, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन एंड टेम्पोरल रिजोल्यूशन। तो सबसे पहले आता है स्पेशियल रिजोल्यूशन। स्पेशियल रिजोल्यूशन किसी सैटेलाइट की वो खास बात होती है कि वो छोटे से छोटा कितने तत्व को स्पष्ट दिखा सकता है। जब हम कहते हैं 0.6 किसी सैटेलाइट की यदि रिजोल्यूशन है तो वो 0.6 बाय 0.6 की चीज़ को स्पष्ट दिखा पाएगा, वो दूसरे से उसको भिन्न कर पाएगा। वहीं जब 1 मीटर कहते हैं तो 1 बाय 1 मीटर की चीज़ को स्पष्ट दिखा पाएगा, इससे छोटी चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। तो स्पेशियल रिजोल्यूशन जितना नंबर छोटा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। वहीं आता है स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन। स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन अलग अलग बैंड होते हैं और सुदूर संवेदन में जो हम जानते हैं कि बहुत सारे बैंड्स में जो फोटोग्राफी की जाती है। इसी क्रम में हाइपर स्पेक्ट्रल स्कैनर्स भी आ रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बैंड हैं हमारे यहाँ पे, आपने सुना होगा पैनक्रोमेटिक होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ होती है, सिंगल बैंड होती है। इसके अलावा 3 बैंड और होते हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, इसको मल्टी स्पेक्ट्रल बोलते हैं। और एक हाइपर स्पेक्ट्रल होता है जिसमें हज़ारों बैंड होते हैं, जिससे हम चीज़ों को और भी माइन्यूट तरीके से अंतर कर पाते हैं। इसी तरह रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन होता है। रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन हमें इस बात को बताता है कि हमारे पास डेटा किस बिट का आएगा, 2 बिट का आएगा, 4 बिट का आएगा, 8 बिट का आएगा। ये उन ग्रे रीजन्स को आइडेंटिफाई कर पाता है जो शेड में थोड़े से वेरिएशन होते हैं। इसी तरह टेम्पोरल रेजोल्यूशन हमें इस बात को बताता है कि एक ही जगह पर कैसे सैटेलाइट बार बार आती हैं, कितनी उनकी फ्रीक्वेंसी है। यदि हमें ज़्यादा जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल पाती है तो टेम्पोरल रेजोल्यूशन ज़्यादा है, कम समय में दोबारा आ जाती हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये आप देखिए कोरस स्पेशल रेजोल्यूशन है, ये फाइनर है, आप इसमें चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, यहाँ पर चीज़ें आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इसी तरह रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन में 2 बिट का डेटा है, कोरस डेटा है, और 8 बिट का उससे फाइनर है। तो आप देखेंगे 8 बिट वाले में अच्छी रेजोल्यूशन मिल रही है और भी चीज़ें क्लियर हो रही हैं।
इसी तरह ये टेम्पोरल रेजोल्यूशन है, जनवरी 2001, मार्च 2001, मई 2001, जुलाई, सितंबर, नवंबर। हमारे पास FCC इमेज है किसी जगह की, इंडिया के ही कावेरी रिवर बेसिन की, जो हमें चेंज डिटेक्शन में मदद करती हैं, कितना बदलाव आ रहा है। इसी तरह स्पेशियल रेजोल्यूशन की क्लियरिटी है, आप देखें 0.5 × 0.5 मीटर है, जो बहुत ही साफ़ है, और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे अच्छी क्लियरिटी नहीं रहती। जब मल्टी स्पेक्ट्रल आता था तो हमारे पास ब्लू, ग्रीन, रेड जो प्राइमरी कलर्स होते हैं, और येलो में हमारे मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर देते हैं अपने बैंड्स, और वहीं हमारे पास हाइपर स्पेक्ट्रल भी होते हैं जिसमें मोर देन 400 कलर्स होते हैं, बहुत सारी शेड्स होते हैं, टोन्स होती हैं, जिससे हम चीज़ों को स्पष्ट रूप से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अब प्रश्न आता है बच्चों सैटेलाइट्स के बारे में। तो हमारे पास सैटेलाइट्स दो तरह की होती हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। हमने क्लास में काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ा था, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। बच्चों जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वो होती हैं जिनका कोणीय वेग पृथ्वी के वेग के समान होता है। जब जिस गति से पृथ्वी घूम रही होती है उसी गति से वो घूम रही होती हैं, इसलिए ये किसी जगह पर स्थिर सी प्रतीत होती हैं। इनकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है, और मूल रूप से ये संचार की सेवाएं और मौसम के पूर्वानुमान में लाई जाती हैं काम। इसमें यदि हम उदाहरणों की बात करें तो इनसेट, गोम्स रशिया की, GOESW USA की जियो स्टेशन सैटेलाइट्स हैं। वहीं जब दूसरी तरफ सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स की बात करें तो ये वो उपग्रह होते हैं जो ध्रुवों से ध्रुवों की तरफ चलते हैं, हर अक्षांश को एक निश्चित समय में काटते हैं। इनकी ऊंचाई 600 से 900 किलोमीटर होती है, और यही वो सैटेलाइट्स हैं जो रिमोट सेंसिंग के काम आते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं IRS, नोआ, स्पॉट फ्रांस का। तो बच्चों ये वाला जो सेगमेंट है इसमें आपको डायग्राम भी बनाने हैं, आपके सामने ये डायग्राम दिया हुआ है। ऊपर वाला जियो स्टेशनरी का है, नीचे वाला सन सिंक्रोनस का है। ये आपके एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है, तो आपको देखना है जियो स्टेशनरी और सन सिंक्रोनस में क्या अंतर होता है, पक्का एग्ज़ाम में आएगा। अब यदि हम इतिहास और विकास की बात करें कि किस तरह रिमोट सेंसिंग का विकास हुआ, क्या इतिहास रहा, तो सुदूर संवेदन के साथ साथ विकास जो है बढ़ता गया। शुरुआती तौर पर ऊंची इमारतों से फ़ोटो खींची गई, और फिर धीरे धीरे जो एयरप्लेन आए, और उसके बाद अब सेटेलाइट से फ़ोटो खींची जा रही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसका काफ़ी विकास हुआ, जिसमें कैमरे का विकास, और यहाँ एक और बात कंप्यूटर का विकास सुदूर संवेदन के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। जब भी आप इस बारे में लिखेंगे तो आपको कैमरे के विकास, कैमरे के फाइनल रेजोल्यूशन, टेम्पोरल रेजोल्यूशन, स्पेशियल रेजोल्यूशन की आपने बात करनी है, और साथ ही साथ कंप्यूटर, चूँकि आप जानते हैं कि जो इमेजरीज आती हैं उनका कंप्यूटर के माध्यम से हम एनालिसिस करते हैं, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। सुदूर संवेदन का वर्तमान दौर उपग्रहों का युग है। अलग अलग गुणों वाले उपग्रह हम छोड़ते हैं और नई नई तरह की सूचनाएं हम प्राप्त करते हैं। इस क्रम में नासा का नाम आपने सुना होगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, एक US की एजेंसी है जो उपग्रह छोड़ने में काफ़ी विश्व स्तरीय मानी जाती है। इसी तरह इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह यूरोपियन यूनियन स्पेस एजेंसी भी सुदूर संवेदन में महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। अब आता है बच्चों इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। सबसे पहला, लार्ज एरिया को कवर करती है। कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन डायनामिक थीम्स, एक से ज़्यादा विभिन्न तत्वों के आंकड़े इकट्ठा करती हैं। विभिन्न स्केल और विभिन्न रेजोल्यूशन पे जो डेटा इमेज लेती है। रिपीटेबिलिटी होती है, बार बार इसे हम फोटोग्राफ कर सकते हैं, इमेजेस हम बार बार ले सकते हैं, हमारी सैटेलाइट्स बार बार घूमती रहती हैं। डिफरेंट कलर कंपोजिशन में आपने सुना होगा हम FCC का प्रयोग करते हैं, फाल्स कलर कंपोजिट का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम चीज़ों को स्पष्ट देख पाएँ, उन बैंडों से अलग बैंड में देख पाएँ जिसमें वो नॉर्मली दिखाई देती हैं, जिससे ज़्यादा विजिबिलिटी आती है, ज़्यादा क्लियरेंस आती है। इसी तरह इसका प्रयोग डिज़ास्टर के समय किया जा सकता है, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, और हम कई बार उन चीज़ों को भी देख सकते हैं जो हमारी आंखों से, मानवीय आंखों से नहीं दिखती। स्कैनर्स, सेंसर्स, क्योंकि वो FCC में देखते हैं तो हमें उनसे अच्छा दिखाई देता है।
अब आपके सामने कुछ सैटेलाइट्स की लिस्ट दी हुई है, जैसे स्पुतनिक है, यूएसएसआर का सैटेलाइट था। ट्रायोस रशिया का यूएसए का सैटेलाइट था। नोवा नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए का है। स्पॉट फ्रांस का सैटेलाइट है। इसी तरह एक लैंडसेट है यूएसए का। आइकनोस है यूएसए का, एक प्राइवेट कमर्शियल है। बर्ड आई जिसका सबसे अच्छा रेजोल्यूशन है वो भी यूएसए की प्राइवेट है। और आईआरएस जो है वो इंडियन रिमोट सेंसिंग इंडिया का है, जो सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स हैं जो रिमोट सेंसिंग के काम आते हैं। अब यदि हम भारत में रिमोट सेंसिंग देखें तो बच्चों, भारत में सुदूर संवेदन का काम 1972 में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना से हुआ और बाद में यही अंतरिक्ष आयोग हमारे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बना। और आज भारत में दो एजेंसियां, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद जो है प्रमुख रूप से कार्य कर रही हैं। भारत में आर्यभट्ट 1975 में यूएसएसआर के सहयोग से छोड़ा गया और धीरे धीरे भारत ने स्वदेशी तकनीक का विस्तार किया और हमने पीएसएलवी जीएसएलवी अपार सफलता प्राप्त की। और इसी सफलता का परिणाम यह है कि आज जो समृद्ध राष्ट्र हैं वो भी कई तरह के सैटेलाइट्स भारत से छुड़वाते हैं, क्योंकि भारत कॉस्ट इफ़ेक्टिव और श्योर शॉट जो है वो सैटेलाइट्स को छोड़ने में काम करता है। 2018 में इसरो ने एक कीर्तिमान स्थापित किया जब एक साथ 100 सैटेलाइट्स हमने छोड़ी, जो भारत जैसे विकासशील देश के लिए एक गौरव का विषय था। इस क्रम में डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो भारतीय स्पेस जो प्रोग्राम थे उसके जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन स्पेस आर्किटेक्चर इन्हें कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल इन्होंने प्ले किया और इन्हीं के परिणाम स्वरूप आज हमारा जो इसरो है वो एक समृद्ध अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में उभरा है। आप देख सकते हैं कि एक मॉडस्ट शुरुआत हुई। साइकिल पे हम बहुत सारे रिसर्च के जो सामान थे वो ले जाते थे। आपके सामने एक फ़ोटो दी हुई है जिसमें आप एक गोले में एक व्यक्ति देख सकते हैं। क्या पहचान सकते हैं कौन है ये हमारे रॉकेट साइंटिस्ट हैं एपीजे अब्दुल कलाम। उनका युवावस्था का ये फ़ोटो है जब वो डीआरडीओ के साथ मिलकर अपनी जो मिसाइल प्रणाली है उस पर काम कर रहे थे। आज हमारे पास वर्ल्ड क्लास लॉन्चिंग फैसिलिटीज़ हैं, न केवल भारत के बल्कि दुनिया के अन्य देशों के भी हम उपग्रह बड़ी मात्रा में छोड़ते हैं। ये कुछ सैटेलाइट्स के डेमोज़ हैं आपके सामने। ये भारत के उपग्रह की श्रृंखला है, नई श्रृंखलाएँ हैं। रिसोसेट 1-2, कार्टोसेट, ओशनसेट, मेटसेट, एजुसेट, इनसेट की सैटेलाइट्स हैं जो बहुत सारी नियोजन के कार्यों में और साथ ही साथ जो मानवीय आवश्यकताएं हैं, जो नियोजन के अलावा जो पब्लिक नीड है, जो सोशल नीड है, उनको पूरा करती हैं। हमने 1963 से लेकर आज तक बहुत सारे मिशंस चलाए हैं, जिसमें पीएसएलवी जीएसएलवी की सफलता, इनसेट सीरीज़। हमने आजकल जो हमारी इसरो का सबसे बड़ा ध्येय है वो है मून मिशन, चंद्रयान 1-2। आपने सुना होगा अपार सफलता के बाद हम आगे की तरफ देख रहे हैं, हम भविष्य उन्मुख देख रहे हैं, हम नए तरीके के सेंसर्स डेवलप कर रहे हैं और साथ ही साथ दुनिया की अन्य जो स्पेस एजेंसीज़ हैं उनके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। तो ये था आज का प्रेजेंटेशन। इस प्रेजेंटेशन में बच्चों हमने रिमोट सेंसिंग के फंडामेंटल्स और रिमोट सेंसिंग की एप्लीकेशन, रिमोट सेंसिंग में सैटेलाइट्स के टाइप देखे। ये जाहिर सी बात है, कहने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत ही महत्वपूर्ण था चैप्टर। एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। आपके कोई भी यदि प्रश्न हो, सुझाव हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से जुड़ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।